पहले बताया जाता था ये मंत्री है, डॉक्टर है, ये फलाना साइंटिस्ट है, ये जो है पत्रकार है। अब बताया जा रहा है ये जो है वाल्मीकि समाज का है, ये खटीक है, इसकी जाति जो है फलाना है। ये ऐसे है कि ऐसी बात बताना जो कि राजनीति में आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। यूपी में चुनाव जो है, आपको लगता होगा, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, कई लोगों को लगता है जी मोदी जी लड़ रहे हैं। हकीकत में चुनाव 3 आदमी लड़ रहे हैं, एक अडानी लड़ रहा है, एक अंबानी लड़ रहा है। इन्होंने सारे मीडिया को खरीदा है, इन्होंने सारे पत्रकारों को खरीदा है, इन्होंने सारे जो संचार के माध्यम है उनको खरीदा है। इन्होंने देश के नैरेटिव को इस तरह बनाया है कि सारे जो ब्यूरोक्रेट है वो आज भी जानते हैं कि उनका असली मालिक देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करती है कि हमारे ऊपर तो जी गुजरात के लोगों का राज होना चाहिए, तो जरूर मैं कहूंगा कि मोदी जी जीतेंगे, जरूर योगी जी जीतेंगे, जरूर अडानी जीतेगा, जरूर अंबानी जीतेगा। मायावती के बारे में आप ये समझ लीजिए कि वो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता हैं। अखिलेश यादव नेता नहीं है। अखिलेश यादव को एक यादव पार्टी का आइकन बना दिया गया। दिल्ली में आपने कांग्रेस के वोट काटे हैं, और आपने कांग्रेस के कौन से वोट काटे? वो जो मुसलमानों के वोट थे। कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि ये जो अरविंद केजरीवाल है उसे आरएसएस की कभी निंदा, आरएसएस की निंदा नहीं की। तो अरविंद केजरीवाल आरएसएस का हाथ है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूं। मेरे साथ है मशहूर सुप्रीम कोर्ट के वकील रविंदर कुमार जी, सोशल एक्टिविस्ट और विचारक, विश्लेषक। कई खूबियां हैं, हिंद वॉइस पे आप देखते रहते हो, विभिन्न चैनल्स पे आप देखते रहते हैं। हमारी हिंद वॉइस पे इनकी खास कृपा रहती है। मैं खैर मकदम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। रविंद्र जी, देश में तो बहुत सी चीजें चल रही है ऐसी कि जिसपे आप वक्तन फवक्तन समय समय पर बोलते रहते हैं, बड़े अपने विभाग टिप्पणी करते रहते हैं। मैं एक चीज बताइए कि जैसे कहा जाता है कि बीजेपी जीतती इसलिए है कि अपोजिशन जो है वो संगठित नहीं है, वोट बैंक बढ़ जाता। उनका जो सिर्फ और सिर्फ जितना वोट था, आज भी बीजेपी का 35-30% से आगे नहीं बढ़ रहा है। वो उनका कंसोलिडेट उनको पड़ता है तो वो जीत जाते हैं। और बीजेपी की हरदम एक ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरीके में विभाजन विपक्ष में रहे, किसी भी तरीके से रहे। जैसे कि अभी आप यूपी में देख रहे हैं कि जितेंद्र प्रसाद को तोड़ा, जत्ती जी कहा जाता था, उनको तोड़ के उनको मिनिस्टर ही बना दिए। कहीं ऐसा नहीं देखा कि जो पार्टी का मेंबर भी नहीं है किसी तरीके से, कोई ना पोस्ट पे है, मैं उनको बना दिए क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव होना है, उन्होंने देखा जाएगा। फिर धांधली चली रही, भूल जाती है। इस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। कांग्रेस भी उसी चक्कर में आ गई, वो भी अपने मुख्यमंत्री बदल रही उसी तोड़फोड़ के चक्कर में कि नई कैबिनेट बनेगी, 2-3 यहाँ से आएंगे, 2-3 वहां से जाएंगे। तो वही पैटर्न पे चल रहा है कि अगर भाजपा धर्म को लेती है तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं आ जाती है। जन समाज पार्टी, यूपी की बात कर रहा हूँ, हर पार्टी। तो आप कैसे देखते इस पूरी चीज को, कैसे देखते कि अगली बार जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा में, उत्तर प्रदेश खास तौर पे, क्योंकि कहा जाता है कि मुख्य जो प्राइम मिनिस्टर है वहीं से निकलता है, यूपी से ही जो होता है। इवन मोदी जी को भी। उत्तर प्रदेश की अगर पूरी राजनीति के परिदृश्य को आप देखते हैं तो एक बात साफ है कि आने वाले 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब के भी चुनाव हैं, फिर गुजरात और गोवा के भी चुनाव हैं। और ये चारों राज्य जो है बीजेपी के लिए जीने मरने का सवाल है। अब सवाल आता है कि यूपी में बीजेपी की जो रणनीति है उसमें काफ़ी बदलाव है। अब बदलाव ये है कि जैसे कल ही योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्री बनाए, पहले बताया जाता था मंत्री है, डॉक्टर है, ये फलाना साइंटिस्ट है, ये जो है पत्रकार है। अब बताया जा रहा है ये जो है वाल्मीकि समाज का है, ये खटीक है, इसकी जाति जो है फलाना है। ये ऐसे है कि ऐसी बात बताना जो कि राजनीति में आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी तो गलत है कि धर्म विशेष को बताने, जाति विशेष को बताने, क्या राय है? आप नहीं समझे। जब आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होता है और आपको लगता है कि हमें कोई वोट नहीं मिलेगा, और बीजेपी का एक ही सिद्धांत था, उसकी एक ही राजनीति थी, नफरत की राजनीति। उन्हें लगता था हिंदू मुसलमान करवा लो, उन्हें लगता था पाकिस्तान को लाकर मुसलमानों को बदनाम कर दो, उन्हें लगता था कि हम जो है इन्हें देशद्रोही सिद्ध करके और हमारे धर्म के खिलाफ सिद्ध करके हिंदुओं को एकजुट होकर वोट ले लेंगे। अब आप राजनीति को अगर समझना चाहते हैं हिंदुस्तान की या पूरी दुनिया की, तो राजनीति क्या है? राजनीति केक है, और केक को काटना है, इस तरह काटना है कि उसमें जो है मेरा हिस्सा जो है 50% से ज़्यादा सीटें मेरी आ जाएं तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाऊंगा।
तो केक को काटने के लिए अलग अलग फार्मूले जुटाए जाते हैं। कभी जुटाया जाता है, जैसे मायावती का था कि हम जो है दलित लोग हो गए, उसमें मुसलमान हमारे साथ आ गए, कुछ ब्राह्मण साथ आ गए, तो हमारी सोशल वोट जो है इंजीनियरिंग जिसका सोशल नाम दिया। इंजीनियरिंग। अब उस वोट को काटने के लिए, उस केक को काटने के लिए अब बीजेपी का है कि भाई 80% हिंदू है, 20% को कट्टर में जाने दो, तो हम जो है 80% के वोट हमें अगर एन ब्लॉक मिल गए, आधों के भी मिल गए, तो हम सरकार बना लेंगे। इसी तरह जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो कहती है कि ये पूंजीपति है, ये जो है सर्वहारा लोग हैं, इनको इस तरह काटोगे कि सर्वहारा ज़्यादा होंगे, गरीब ज़्यादा होंगे। तो आप देखिए, चुनाव जो होते हैं हमेशा एक बात के लिए होते हैं कि हम गरीबों का भला करेंगे, हम पिछड़ों को भला करेंगे, हम बेरोजगारों का भला करेंगे, हम लोगों को मकान देंगे, रोटी देंगे, विकास देंगे, स्वास्थ्य देंगे। लेकिन जो भी सरकार बनती है वो सेवा उन लोगों की नहीं करती जिनसे वोट लेती है। सेवा वो उनकी करती है जो उन्हें मेवा देते हैं। चुनाव लड़ने के लिए अडानी अंबानी की सरकार होती है। अब यूपी में चुनाव जो है, आपको लगता होगा, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, कई लोगों को लगता है जी मोदी जी लड़ रहे हैं, हाँ जी, ये जाहिर सी बात है। कईयों को लगता है कि ये आरएसएस लड़ रही है। अब क्योंकि जो गोदी मीडिया उसमें तो यही आ रहा कि जो मोदी जी अपना प्रभाव दिखाएंगे और जी योगी जी अपना प्रभाव दिखाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है? वो हकीकत में चुनाव 3 आदमी लड़ रहे हैं, एक अडानी लड़ रहा है, एक अंबानी लड़ रहा है, तीसरा चौथा तीसरा मोदी जी उसमें आ जाते हैं। अच्छा। अब मोदी जी इसलिए नहीं आते कि वो देश के प्रधानमंत्री ऐसे वो चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी इसलिए आते हैं क्योंकि अडानी और अंबानी की जो पॉलिटिकल आर्म है वो मोदी जी हैं। इन्होंने नर्चर किया, उनको बुला के लाए, इन्होंने नर्चर किया, इन्होंने उनको फाइनेंस किया है, इन्होंने सारे मीडिया को खरीदा है, इन्होंने सारे पत्रकारों को खरीदा है, इन्होंने सारे जो संचार के माध्यम है उनको खरीदा है, इन्होंने देश के नैरेटिव को इस तरह बनाया है कि सारे जो ब्यूरोक्रेट है वो आज भी जानते हैं कि उनका असली मालिक देश का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति नहीं है। उनका असली मालिक जो है अडानी और अंबानी है, जो गुजरात में रहते हैं। आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में 5 लोगों का राज है आज के समय में। 5 लोग कौन से हैं? एक अडानी है, एक अंबानी है, एक मोदी है, एक अमित शाह है, और दिल्ली में उन्होंने जो है पुलिस कमिश्नर बनाया राकेश अस्थाना। तो आप ये समझिए जो हाथ है, जैसे कांग्रेस का हाथ तो इस तरह का है, बीजेपी का भी यही हाथ है, और ये सारे गुजराती हैं। एक सबसे बड़ा गुण है गुजराती। राकेश अस्थाना गुजरात से कैडर से ही आए, गुजरात कैडर के हैं, गुजरात में ही रहे, गुजरात में ही उन्होंने जो घोटाले वगैरह किए वो सारे करतूतें वहीं की हैं, और उसी वजह से वो मोदी और अमित शाह के करीब आए। तो आप ये समझिए कि देश में लड़ाई जो है उत्तर प्रदेश और गुजरात की है। या तो उत्तर प्रदेश पे राज उत्तर प्रदेश के लोग करेंगे, या उत्तर प्रदेश पे राज जो है गुजरात के लोग करेंगे। अब ये उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करना है, 22 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के, उन्हें तय करना है कि उनके ऊपर राज कौन करे। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करती है कि हमारे ऊपर तो जी गुजरात के लोगों का राज होना चाहिए, तो जरूर मैं कहूंगा कि मोदी जी जीतेंगे, जरूर योगी जी जीतेंगे, जरूर अडानी जीतेगा, जरूर अंबानी जीतेगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के लोगों में थोड़ी भी गैरत या गरिमा जगी, जैसे कि किसान आंदोलन चल रहा है, उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बात सिद्ध कर दी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। जी हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरी रणनीति जो है 2013 में उत्तर प्रदेश में जब बिसात बिछाई गई, जब मुजफ्फरनगर के दंगे कराए गए, और दंगों में हिंदू मुसलमान अलग हो गए, जाट और मुसलमान अलग, जाटों को मुसलमानों से अलग कर दिया। हाँ, और उस खाई का फायदा जो है बीजेपी को मिला। क्योंकि एक चीज थी रविंदर जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जाट और मुसलमानों का ये था कि मेरी बात हुई एक जाट से, किसान थे, बोले भाई हम लोगों का संबंध तो ऐसा था क्योंकि ट्रैक्टर हमारे पास था, मैकेनिक ये थे, तो हम लोग तो 24 घंटे के ट्रैक्टर खराब हुआ तो यही आके ठीक करते थे। आप ये समझो जाट और मुसलमानों का गोत्रेक है, गोत्रेक है वहां, मलिक आपको मुसलमान भी मिलेगा, मलिक जाट भी मिलेगा, मलिक जाट मिलेगा, ऐसे दूसरे और गोत्र ढूंढ लो आप, वो मुसलमान में भी मिलेंगे, वो उनमें मिलेंगे। सिर्फ उन पर बेटी का रिश्ता नहीं था, अदरवाइज वो जो है हर मामले में एक थे, रोटी का रिश्ता था। अब इन्होंने उनको अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद ये हुआ कि अब जो जाट पंचायत महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुई, वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी थी। उस स्ट्रेटेजी का फायदा ये हुआ कि 20 लाख लोग वहां जुटे, और 20 लाख लोग जुटने के बाद उन्होंने एक ही नारा लगाया कि जो हिंदू मुसलमान है वो एक है, और 2013 के दंगे जो है भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक बिल्कुल खुल के एक्सपोज किया गया, और ये बात हर आदमी के दिल में बैठ गई। उन्होंने वहां पर जो नारा लगाया, मान लीजिए जूनियर टिकैत ने, महेंद्र सिंह टिकैत भी नारा लगवाते थे, और ये अब वाला जो उनका बेटा है और उनका दूसरा भाई जो नरेश टिकैत था, उसने भी ये नारा लगवाया कि अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, और सत श्री अकाल, ये सारे नारे जो लगाकर, सर्व धर्म के नारे लगाकर उन्होंने एकजुटता इकट्ठी कर दी। और आज के दिन ये एकजुटता जो है वो बीजेपी को परेशान कर रही है।
बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। एक बात बताइए कि 2 रोज 3 रोज से अखबार में खबर आई, सोशल मीडिया पर, अखबारों पर नहीं आ रही है कि बीजेपी के सांसद और एमएलए को पब्लिक मार रही है। प्रतापगढ़ में प्रतापगढ़ के जो वहाँ के सांसद हैं गुप्ता जी को, उनको लोगों ने इतना पीटा कि ये तक पता चल रहा है कि उन्होंने जो कच्छा पहना था वो सफेद रंग का था। जी जी। और इसी तरह आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कई जगह डरते हैं। मेरे पास पहले आप देखेंगे, पहले फोटो आप सॉर्टेड लेंगे तो उसमें आता था कि कुछ लोग चल रहे हैं तो आधे लोग जो है गमछा गले में भगवा लटकाए, केसरी भगवा लटकाए घूमते थे, अब नहीं घूमते। अब जब वो जुलूस में निकलेंगे तो जरूर गमछा पहनेंगे, उसके बाद जुलूस से जैसे अलग होगा मान लीजिए तो अपने घर जाने के लिए तो गमछे को लपेट के जेब में रख लेता है। तो वो इसलिए है कि उसे पता है कि अब जो है नफरत जो है जनता की निगाह में उसे नजर आने लगी है। अब मैं यही एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपको पता है जितने भी लोग हैं वो कहते हैं, लेकिन ये बात अखिलेश, मायावती या XYZ और भी हैं, वो क्यों नहीं सोच रहे कि अगर वो एकजुट होके बीजेपी के ऐसे मौके पे मुकाबला करेंगे, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, जीत की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। तो वो अभी तक 5 महीने 6 महीने रह गए चुनाव में, अभी तक कहीं से कुछ नहीं आई है। और जिस तरीके से अखिलेश जी अपने में मस्त हैं, मायावती अपने में मस्त हैं, कांग्रेस अपने अलग। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि ये जो छोटे दल हैं, जैसे फिल्में बनती थी ना पहले, अरे कांग्रेस तो छोटा दल नहीं है। नहीं, आप एक चीज समझिए, फिल्म क्या होती है? फिल्म की एक साधारण शब्द में परिभाषा ये है कि एक लड़की होती है, उसके चाहने वाले 2 होते हैं। हाँ, जिसको वो लड़की मिल जाती है वो हीरो बन जाता है, और जिसको नहीं मिलती वो जो है विलेन हो जाता है। अब उस हीरो और विलेन के बीच में कांग्रेस और जैसे अब बीजेपी को अगर आप इस तरह लेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि कुर्सी जो है वो लड़की है, जिसको मिलेगा वो हीरो बन गया और जिसको नहीं मिली वो विलेन बन गया। तो आज के दिन कांग्रेस जो है बराबर की भूमिका में है, विलेन की भूमिका में है। लेकिन अब ये जो बाकी दल, जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है या ओवैसी की पार्टी है, ये सब जो है फिल्मों में बहुत सारे एक्टर होते हैं जो सपोर्टिंग एक्टर होते हैं। कोई कॉमेडियन होता है, कोई जो है चुहलबाजी करने के लिए आता है, कोई जो है गेस्ट अपीयरेंस में आता है। तो ये दल वो है। मायावती के बारे में आप ये समझ लीजिए कि वो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता हैं। उन्होंने अगर पिछले 5 साल में अगर 1000 बयान दिए हैं तो आप ये समझिए 960 बयान उनके कांग्रेस के खिलाफ हैं, और उनमें से 10 बयान जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं और 30 जो है अखिलेश के खिलाफ हैं। यानी मायावती का मुख्य दुश्मन जो है आज के दिन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो जो है भारतीय जनता पार्टी से दबती हैं, और उनको पता है कि उनकी नब्ज जो है ईडी के हाथ में है, सीबीआई के हाथ में है। और मायावती जो है संघर्ष वाली नेता नहीं है। काशीराम जी जरूर थे, वो काशीराम एक ऐसा आदमी था जो अपने दम पर भीड़ इकट्ठी कर सकता था। मायावती सिर्फ जो है काशीराम ने जो एक पूंजी इकट्ठी की उसमें धीरे धीरे कुरेदती रहती है बस, लेकिन वो उस पूंजी को बढ़ा नहीं सकती। और अखिलेश यादव के बारे में आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव नेता नहीं है। अखिलेश यादव को एक यादव पार्टी का आइकन बना दिया गया, विरासत में मिली है। अब विरासत में, क्योंकि मुलायम सिंह यादव वाज ए लीडर, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट से वो बना सकते थे। मुलायम सिंह से ज्यादा बड़े स्ट्रेटेजिस्ट कौन थे? वो चौधरी चरण सिंह ने जब 1967 में यूपी में और पूरे देश में कांग्रेस विरोध में पार्टियां बनाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, तो एक नारा दिया था अजगर, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत, और इन सबका जो समूह बना वो चरण सिंह की जो है लोकदल की ताकत थी, और इसलिए लोकदल के वो प्रधानमंत्री बने देश के। अब जो है, अब अहीर जो है वो यादव में कन्वर्ट हो गए। अब कोई अपने को नहीं कहता मैं अहीर हूं, वो कहता है मैं यादव हूं। तो यादव जो है ये इनका इतिहास जो है 50 साल पुराना नहीं है। 1931 की जनगणना देख लीजिए, 1941 की जनगणना देख लीजिए, उसमें जो है अहीर जो है उनकी जनगणना थी, यादवों की नहीं थी। तो अहीर के बाद ये यादव में कन्वर्ट हो गया, और यादव का एक क्लान जो है, एक जैसे गुट होता है, समूह होता है, अगर आप बना लेंगे तो ये बात जरूर है, ये आपकी ताकत है। मान लीजिए 12% वोट अगर यादवों के हैं तो वो उनकी ताकत है। लेकिन 12% में अगर आप एड ऑन नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा केक काटना है, अगर आप आधे से ज्यादा नहीं काटेंगे तो आप बेकार है, इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो जो आप समझिए अखिलेश यादव की ताकत है, वो ही उनके गले में पत्थर है, और वो पत्थर ऐसा है कि उनको डुबो देगा। अब सवाल ये आता है कि आपने जो बात कही कि यूपी में चुनाव होते हैं तो इन दलों में बीजेपी हमेशा चाहती है कि सेंध हो। आप देखिए, आप उन जगह होगी जहां पर कांग्रेस नंबर 2 होगी, आप और जगह नहीं मिलेगी। आप उड़ीसा में नहीं मिलेगी,
आप पश्चिम बंगाल में नहीं मिलेगी, आपको बिहार में नहीं मिलेगी, आपको आंध्र प्रदेश में नहीं मिलेगी, आपको कर्नाटक और तमिलनाडु में नहीं मिलेगी, केरल में नहीं मिलेगी। आप कहाँ मिलेगी जब कांग्रेस नंबर 2 है। क्योंकि बीजेपी को पता है कि कांग्रेस के वोट अगर कटेंगे तो हमारा फायदा होगा। और आप किसके वोट काटती है? आप कांग्रेस के वोट काटती है। दिल्ली में आपने कांग्रेस के वोट काटे हैं। और आपने कांग्रेस के कौन से वोट काटे? वो जो मुसलमानों के वोट थे। एन ब्लॉक मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर आपका साथ दिया। अब ये दिल्ली में जो दंगे हुए, जब ट्रम्प साहब आए थे पिछले साल, तो दंगे हुए, आपने देखा होगा सीलमपुर में, दक्षिण पूर्व दिल्ली में, वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। तो उस दंगे में सारे मुसलमानों को पता चलेगा कि आप और बीजेपी एक है। और बीजेपी और आप एक इसलिए हैं क्योंकि आप समझिए इन दोनों का संबंध जो है दिल और धड़कन जैसा है। यानी आप जो है वो उसकी दिल है और जो उसकी धड़कन है वो आरएसएस है। कभी भी आप नहीं सुनेंगे कि ये जो अरविंद केजरीवाल है उसने आरएसएस की कभी निंदा, आरएसएस की निंदा नहीं की। तो अरविंद केजरीवाल आरएसएस का हाथ है। और इसीलिए मुसलमानों को जब ये पता चल गया, जब नॉर्थ ईस्ट के दंगे हुए, कि ये आरएसएस का आदमी है, दिल्ली पुलिस के सारे जो वकील हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट को अपॉइंट करने थे, लेकिन केजरीवाल ने केंद्र सरकार को पूरा अधिकार दे दिया कि तुम अपने वकील अपॉइंट करो। और वो वकील कौन है? जो पुलिस के फर्जी मुकदमों में मुसलमानों को फर्जी तरीके से फंसाने की हरकत में आज भी लगे हुए हैं। जैसे अदालत की वजह से लोग छूटे हैं, अदरवाइज जो है अदालत की वजह से छूटे हैं। हाँ, ये अदालत की वजह से छूटे हैं, ये पैरवी की वजह से छूटे हैं, सच की वजह से छूटे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के सामने जो है अब संकट ये है, कारपोरेशन के जो चुनाव होने हैं दिल्ली में, उससे भी संकट यह है कि मुसलमान उसको वोट नहीं देंगे। और मुसलमान वोट नहीं देंगे तो आप वाले क्या करते हैं? वही स्ट्रेटजी बीजेपी वाली है कि कांग्रेस से टूट के हमारी पार्टी में आ गया। तो वो भी क्या करते हैं कि बीजेपी से टूटकर, बीजेपी ने, जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप में निकाल दिया कि ये हमारा पार्षद भ्रष्ट है, आपने उसे शामिल कर लिया। आप किस बात पे बनी? कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। यानी जो घोषित भ्रष्टाचारी है, जो घोषित अत्याचारी है, जो घोषित अपराधी है, उसको जो है आप अपने यहाँ ले रही है। तो उसका मतलब समझो आप जो है गंदा नाला बनी हुई है। जो भी पुराना, आप इसी तरीके से आप यूपी में भी चुनाव लड़ने जा रही है जी। आप भी वही, जहां कांग्रेस का वोट हो उसको आपको गलतफहमी है कि कांग्रेस के वोट हम सेंध लगा देंगे। अच्छा, तो ये सब बीजेपी की स्ट्रेटजी, ये बीजेपी से फंडेड पार्टी है। देश में अगर बीजेपी को हराना है तो उसका मूल मंत्र यह है कि जो उदार हिंदू है, जो उदार मुसलमान है, जो उदार धर्मों के लोग हैं, वो जब एकजुट होंगे। और उदार का मतलब क्या है? अकल की बात करने वाला। उदार का मतलब नहीं है कि आप जो है बिल्कुल जो है छुई हुई के पौधे हैं या आप बिल्कुल नाजुक है। उदार वो जो तर्क की बात करे, अकल की बात करे, जो ये बात करे कि हमें गरीबी से लड़ना है, हमें विकास की राजनीति करनी है, हमें शिक्षा की राजनीति करनी है, लोगों को स्वास्थ्य देना है। इन मुद्दों पर अगर चुनाव होगा तो आप देखेंगे मोदी जी जो है एक दूसरे का मुंह देखते रह जाएंगे। और जो हमारे वहां के योगी जी हैं वो इन मुद्दों पे एक शब्द नहीं बोल सकते। वो फर्जी विज्ञापन तो छपवाते हैं कि हमने 4 लाख लोगों को नौकरी दे दी, हमने इतने करोड़ घर बना दिए, हमने हर घर में बिजली पहुंचा दी। हाल यह है कि वो कहते हैं जी सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं और सारी जनता देख रही है कि ये हमारी आंख में धूल झोंक रहा है, सन्यासी होकर झूठ बोल रहा है और ये कह रहा है कि गड्ढा मुक्त हो गई है। पूरा यूपी की सड़कें जो गड्ढों में है, पूरा यूपी गड्ढे में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनरल असेसमेंट था जो रविंदर जी ने बताया कि इस तरीके से यूपी, क्योंकि यूपी का बड़ा मुख्य चुनाव है, तमाम जगह चुनाव हो रहे, 5 स्टेट से ज्यादा में चुनाव हो रहे हैं यार आगे आने वाले दिनों में, लेकिन सेंटर में यूपी है, सारे लोग यूपी में लगे हुए। तो ये एनालिसिस है और बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका। आपको फिर तकलीफ देंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।